स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लीजिए। और उसके अलावा हम कहानी के बारे में प्रमुख चीज़ें जान लेते हैं कि लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुआ, किस कहानी संग्रह में, किस पत्रिका में इत्यादि। और इसके अलावा एक चीज़ और कहेंगे, ये सब बताते हुए यदि कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है तो आप वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं यहाँ पे सही, या फिर यहाँ पे यह नहीं, यह होना चाहिए। चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं, कभी कभी जाने में भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जाने में गलती नहीं की जाती, अनजाने में तो किसी से भी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी अपना अपना भाग्य। वाचन स्वर अवनीश। लेखक जैनेन्द्र कुमार। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे देखिए, कहानी अपना अपना भाग्य 1929 में प्रकाशित हुई है, कहीं कहीं 1930 भी मिलता है। पत्रिका विशाल भारत। और किस कहानी संग्रह में, तो वातायन कहानी संग्रह में। और वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1931। कहानी का प्रकाशन वर्ष और कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष अलग अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग हैं। पहले कहानी आती है, फिर कई कहानियाँ आ जाती है, तो फिर उसको कहानी को अपने हिसाब से कभी 10 कहानी, 20 कहानी, 8 कहानी, 4 कहानी, ऐसे कहानियों को एकत्रित कर लिया जाता है एक जगह। तो फिर उसको किसी संग्रह, किसी कहानी के नाम पे ही दे दिया जाता है उस संग्रह का नाम। कभी कभी हट के भी दे देते हैं, कभी कभी। अधिकतर आपको मिलेगा कि किसी कहानी के नाम से ही कहानी संग्रह है। तो ठीक है, समझ गए। और इसमें कितनी कहानियाँ थी यह पूछा जाए। अपना अपना भाग्य वातायन में कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था, उसमें था, तो उसमें कितनी कहानियाँ हैं? 13 कहानियाँ। और 13 कहानियाँ का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 13 कहानियों में यह अपना अपना भाग्य डीप क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ से आ जा सकता है। तो 13 कहानी का नाम भी हमें जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहला फोटोग्राफी है, दूसरा खेल है, तीसरा चोरी, चौथा अपना अपना भाग्य जो हम लोग को पढ़ना है, पाँचवां अंधे का भेद, छठवां दिल्ली में, सातवां आतिथ्य, आठवां ब्याह, नौवां निर्मम, 10वां साधु की हट, 11 चलित चित्र, 12 तमाशा और 13 भाभी। तो यहाँ तक हो गया। एक बार आप इसको ऐसे 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 करके देख लीजिए। और फिर हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग कहानी का वाचन करते हैं। कहानी का वाचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कहानी का वाचन ज़रूरी है। और बातों ही बातों में हमने यहाँ पे लिख दिया जैनेन्द्र का जन्म वर्ष। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको हिला देने वाली है। आप पढ़े हैं तो जानती हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर जान जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कहानियाँ निबंधों को तो हमें पढ़ लेना चाहिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि हमें लाइन बाय लाइन याद रहे। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आ जाए, क्वेश्चन तो आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य क्या है कि जो कहानी है वो समझ में आए, उसके जो मतलब कि कहानी पढ़ें तो फिर जीवन में उसका उद्देश्य भी समझ में आए, उससे कुछ सीखें। ये सब तो है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, दोनों दृष्टियों से। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल इंपॉर्टेंट है, किस जगह का नाम आया है, नैनीताल किस कहानी में आया है, अपना अपना भाग्य। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरूण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। किस खेल का जिक्र है, पोलो का। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्स में था वहीं सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को
मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। मछली चिंतन। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो इस प्रकार से दृश्य था। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से बैकग्राउंड था, क्या क्या था। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन सारी देह समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। अब जानते हैं कि कहीं पे भी सब खेलेंगे कूदेंगे तो फिर वहाँ पे मारपीट हल्का फुल्का मतलब खेल खेल में और बातचीत गाली गलौज भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिक गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की अंगुली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अलग अलग मतलब दोनों का है। अंग्रेज का क्या है पैटर्न ना और हिंदुस्तानी का क्या पैटर्न है, देख के आप समझ सकते हैं। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी, फटफट फटफट। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। हा हा ही हु खूब करती हैं ना वो सब, तेज तेज चलते भी हैं। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो दिन तीन तीन चार चार की टोलियों में निसंग निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। ये कहानी 1930 के आसपास का है, मतलब 1929, कहानी संग्रह 1931। तो हम लोग उस समय उस समय क्या हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे, तो अंग्रेज़ों का ही तो ज़माना था, तो कोड़े तो बरसा ही सकते हैं, अंग्रेज़ों का ही तो अधिकार था। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई, मतलब यह जिक्र कर रहे हैं, एक तरह से व्यंग कर रहे हैं कि अंग्रेज का कैसा था और भारत तो गुलाम था ही, फिर भारत में संस्कृति भी थी, तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी माना ही जाता है स्त्रियों को सड़क के बिल्कुल किनारे अपनी दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर, यानी कि घूंघट काढ़ के लोकलाज स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इधर उधर नहीं देखना, सीधे देखना। और वो अंग्रेज क्या है, अंग्रेज जो अंग्रेज की रमणियाँ थी, लड़कियाँ थी, स्त्रियाँ थी, वह तेज़ी चलती हैं, घोड़े पर भी बैठ सकती हैं, खुलेआम रहती हैं। और भारत में स्त्रियाँ क्या थी वह भी लेखक ने बताया। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे, यानी चाटुकारिता करने वाले कि अच्छा हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं, पैसे वाले हैं। भारत के गरीबों लोगों को या फिर वैसे लोगों को देखकर मुंह बिचकाते हैं, अरे हम तो ऊंचे खानदान के। अंग्रेजों को देखते ही स्वागत में लग जाते हैं, उनके साथ उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं मतलब, और दुम हिलाने लगते थे, यानी चाटुकारिता। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया, यानी ख़त्म होता गया। वह इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे, लेखक वहीं बैठे थे, सारा दृश्य देख रहे हैं, सारे दृश्य की चर्चा कर रहे हैं। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे, यानी शाम हो गया। धीरे धीरे सब चले गए, कम लोग हो गए, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं।
तो फिर ओस भी गिरने लगी, जाड़े का तो मौसम था ही। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरफ। बर्फ की चादर कैसी थी? लाल। लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। कौन? यह। पीछे मुड़ के देखा, आगे पता चलेगा। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल, तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। यदि सत्य कथनों में यह दे दिया, वह 3 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। यह सत्य है कि असत्य? छाटिए इसको, कोड भाषा में कूट का प्रश्न बना दे तो यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है कि कितने मील की बात हो रही है, 2 मील। तो ऐसा पूछा गया है। इस बार थोड़ा सा ऐसा डीप नहीं पूछा, लेकिन इसके पहले तो पूछा ही था। इस बार ऐसे कथन से आया भी नहीं कि पंक्तियों को उठा के सत्य कथन या फिर आगे पीछे पंक्तियां लगाने को दे। इसके पहले क्या था कि पंक्तियों को दे भी देता था कि आए कहानी में आए, पंक्तियों को क्रम से लगाइए, पहले से बाद में, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, या फिर वहीं दे देता था कि कौन इस कहानी अपना अपना भाग में आए। पंक्तियों में सत्य कथनों को छाटिए। इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो यह हो गया, फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, मतलब 11 बज गए, जैसे कहीं दूर कब्र से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। मित्र क्या थे? वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, यह सब ऑप्शन में दे सकता है। तो दोनों वकील थे, छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, यानी ओस से। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ में बारिश थी, नमी थी हवा में। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। प्रशांत के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह क्या होगा इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में, यानी पानी चू रहा था धीरे धीरे, मतलब कोहरा में आता है ना, धीरे धीरे पानी आता है ऊपर से, तो उस चूते यानी कि पानी चू रहा था ऊपर से हल्का हल्का। रात के ठीक 1 बजे रात के कितने बजे? 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे के बेंच पर बैठ गए। लोहा तो और ठंडा हो जाएगा, जल्दी गर्म होता है लोहा। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। इन्होंने कहा कि चलिए भी, तो मित्र ने कहा, अरे बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया हो तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। रात 1 बजे थे उस समय। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली से सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। कितनी गज? 3 गज की दूरी से एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर है,
मतलब पैर में न चप्पल है न जूता है, इतना ठंडी कोट वोट पहने हैं लेखक उखक और उनके मित्र। वो ऐसे ही आ रहा है, एक मैली सी कमीज लटकाए है, कमीज मतलब एक मैली सी कमीज पहना है, हाथ नंगे पैर है, नंगा हाथ भी है, सिर है मतलब सिर पे भी कुछ मफलर वफलर कुछ भी नहीं है, वैसे खुला है, और पैर में भी कुछ नहीं है, बस एक कमीज पहना है वो भी मैला। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहे हैं, मतलब मतलब इधर उधर उसके पैर पड़ रहे हैं, कहाँ जाना चाहता है यह भी नहीं पता। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला, ना दाया ना बाया, मतलब कि अंट संट तरीके से चल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। तो अपना अपना भाग्य में आया लड़का कितने बरस का था, करीब करीब 10 बरस, तो हम याद रखेंगे 10 वर्ष। इम्पोर्टेंट, गोरे रंग का है, ठीक है, पर मैल से काला पड़ गया है, आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब न बाकी दुनिया, वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, उसने कहा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? जब उसके मित्र ने लेखक के पूछा तो कल कहाँ सोया था? तो उसने कहा दुकान पर। फिर पूछा आज वहाँ क्यों नहीं? फिर लड़का बोला नौकरी से हटा दिया। फिर इन्होंने पूछा क्या नौकरी थी? तो फिर लड़के ने बोला सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। फिर मित्र बोला फिर नौकरी करेगा? लड़का बोला हाँ। फिर इन्होंने पूछा बाहर चलेगा? बोला हाँ। आज क्या खाना खाया? लड़का बोला कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, बोला उसने। यूँ ही सो जाएगा? उसने बोला हाँ। कहाँ? उसने बोला यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न, माँ बाप हैं? हैं। फिर पूछा कहाँ? तो उसने कहा 15 कोस दूर। इम्पोर्टेंट है, कितना कोस दूर? 15 कोस दूर। माँ बाप कितने कोस दूर थे? 15 कोस। तू भाग आया? उसने कहा हाँ। तो फिर इन्होंने पूछा क्यों? तो फिर लड़का बोला मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। फिर लेखक के मित्र ने पूछा कहाँ गया? तो उसने कहा मर गया। मर गया? हाँ मर गया। फिर लड़का बोला मर गया। हाँ साहब, हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्या परिवेश था। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, चप्पल भी था, मोजा भी था, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी, और मतलब 2 साला लपेटे थे, ऊपर से साल ओल कम्बल उम्बल, और लड़का तो ऐसे ही था नंगे पैर। फिर आए, फिर आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकरी की ज़रूरत थी ना, देखिए लड़का है। तो उसने, उन वकील साहब ने कहा कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी यह पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। वकील बोले बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। फिर इन्होंने कहा मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। वकील बोले आप भी जी, बस खूब है, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, मतलब भाग जाए, क्या क्या लेकर भाग जाए। तो फिर इन्होंने कहा आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे माने क्या खाक, आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। तो मसहरी की कीमत कितना थी? 4 रुपये रोज़ के किराए, मतलब उसमें होटल है, किराया है, तो उस समय किराया 4 रुपये बहुत था 1930 में, 31 में, 30 में, 29 में। 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने गए, 4 रुपये रोज़। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था।
अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। तो जब लेखक के मित्र पैसा निकालना चाहते थे इसे खाने के लिए देने के लिए, तो उनके जेब में कितने के नोट थे? 10-10 के नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। लेखक बोले, सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। काहे? इतनी ठंडी थी, कड़ाके की सर्दी थी। इसलिए हम लोग नहा के आते हैं कड़ाके की ठंडी में, तो ऐसे, या फिर छोटे बच्चे कटकटाते थे, या हम ही लोग छोटे थे तो कटकटाते थे ना, और गनगना जाते थे ना। हाँ। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? होटल का नाम क्या था? लड़के से जो बताए, होटल डी पब। डी पब ऐसे भी याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वहीं कल 10 बजे मिलना। कितने बजे? 10 बजे। हाँ, कुछ काम देंगे जी हुजूर। मतलब लड़के ने पूछा, हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया, यानी चला गया। कोहरा में फिर कुछ दूर जाने पे दिखता कोई नहीं है ना, इसीलिए लिखा है मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। हवा मतलब पार कर, कोटों को पार कर तीर सी, यानी कि उसको भी उस पहनने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ठंडी अंदर आ रही है। सिकोड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उनके पास कम, बहुत कम कपड़े। हाँ, उसके पास मतलब उसके पास बहुत बहुत कम कपड़े थे लड़के के पास। यह सोच रहे थे वो लोग। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या फिर बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपब में नहीं आया। होटल का नाम फिर से आया है, इम्पोर्टेंट है, होटल डी पब। हम अपनी नैनीताल में लेखक हैं। सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़की की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। लेखक का मित्र का संदेह तुरंत गया होगा कि वही पहाड़ी लड़का होगा। पता नहीं और कितने मरे होंगे। बहुत से सोचे होंगे, फिर इसी पे तो कहानी लिखे थे। मतलब यही चीज़ उनके स्मृति को झकझोर दी थी। मरने के लिए उसे वहीं जगह, वहीं 10 बरस की उम्र, इम्पोर्टेंट, 10 बरस की उम्र यहाँ पे दिया है ना। बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया, पहाड़ी लड़का था, यह सब इम्पोर्टेंट है। 10 बरस की उम्र है। काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, यानी बर्फ़ इतना ठंडा हो गया था कि उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी, छोटी सी परत, पतली सी परत। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, क्योंकि ना उसका कोई था, ना उसको कोई पूछने वाला था। प्रकृति ने मानो खुद उसके लिए कफन का इंतज़ाम कर दिया हो। सब सुना और सोचा, और लास्ट में लेखक को लगा कि क्या ही किया जा सकता है ऐसी परिस्थितियों में। मतलब उतने पैसे भी नहीं कि सबका मदद किया जा सके, और ऐसे में कहा जा सकता है कि सबका अपना अपना भाग्य है कि किसको क्या मिलेगा। तो सबसे चीज़ जीवन में क्या है, आप जब गहराई में जाएंगे तो मान सकते हैं मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, लेकिन भाग्य को भी छोटा करके नहीं अंदाज़ा, मतलब छोटा करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का जन्म अलग अलग हुआ। कौन किस परिस्थिति में किस घर में हुआ, कैसा माहौल मिला, कैसे माता पिता हैं, घर का माहौल है, कैसे उसकी पढ़ाई हुई, और तमाम चीज़ें, उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसी मानसिकता रही, कैसे टीचर मिले, कैसे दोस्त मिले, सब कुछ निर्भर करता है एक इंसान की सफलता पे। इसीलिए किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तो भाग्य की भी बड़ी जीवन में सफलता में
योगदान रहता है मेहनत के साथ ही। तो यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बताई वह भी इसमें आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जगह नैनीताल आया है, एक लेखक के मित्र हैं, होटल डी पब है, लड़का है, पहाड़ी लड़का है, 10 वर्ष का उम्र है। बाकी इसमें कोई खास पात्र नहीं है। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे आपको कैसा लगा। चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF भी आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड, यह सब जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी जुड़ जाइए। बाकी कमेंट करके बताते रहिए आपको कैसा लगा। कहीं पे कोई त्रुटि है अनजाने तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।